सभी प्रत्यक्ष, परोक्ष और आने वाले गुरु भाव से जितने भी लोग हैं उन सबको नमस्कार और उनका सबका अभिवादन है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां गुरु है, और गुरु भी बुनियादी तौर पर आकाश धर्मा हुआ करता है, और आकाश धर्मा गुरु ही जीवन की संघर्ष यात्रा में अपने शिष्य, समाज और संस्कृति के साथ बने रहते हैं। हालांकि शिला धर्मा गुरु भी देखे गए हैं, लेकिन ऐसे गुरु न होकर धंधेबाज होते हैं। आज का यह अवसर शिला धर्मा गुरु नहीं, आकाश धर्मा गुरु के अभिवादन का अवसर है। इसलिए कि जो गुरु का कृत्य होता है वो बहुत ही आदर्श होता है। कहा ही गया है कि विभवम गुरु भी ही कृत्य, और यह जो गुरु शब्द है बहुत ही व्यंजक है, जिसमें कि गुरु में गुरु जो अक्षर है इसका अर्थ ही अंधकार होता है, और रू का मतलब इसका निषेधक होता है, अर्थात गुरु का जो पूरा अर्थ है वह है अंधकार का निषेध करने वाला। और जब अंधकार के निषेध की बात हम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसा गुरु जीवन में संघर्ष की प्रेरणा ही नहीं देता, वैकल्पिक जीवन से जुड़ने का विकल्प भी देता है। ऐसे गुरु ही अपने शिष्य के साथ संघर्ष में सहभागी होता है, उसको ठोक पीट करके दुरुस्त करता है। और इसी नाते कबीर वे आकाश धर्मा गुरु रहे जिनकी ये पंक्तियां आज के दिन मुझे बरबस याद आती हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सवारी दे बाहर मारे चोट। ये जो अंतर हाथ सवारी दे बाहर मारे चोट, गुरु का प्रमुख उद्देश्य यही है कि वह मिट्टी के घड़े के जैसे अपने शिष्य को ढालने की कोशिश करे। इस परंपरा में आप जानते हैं कि संत कवियों की मध्यकाल में एक दीर्घकालिक परंपरा रही है। इसी परंपरा में गुरु ग्रंथ भी आता है और संत रविदास की कृतियां भी आती हैं। और संत रविदास कबीर के समकालीन रहे हैं, लेकिन गुरु को जिस तरह से उन्होंने विवेक दीप से जोड़ने की कोशिश की है कि विवेक दीप को गुरु मलिन होने से रोकता है। इतना ही नहीं, जब विवेक दीप को मलिन होने से रोकता है तो कहीं न कहीं संशय भी मिटाने की कोशिश करता है। और संशय मिटाना, विवेक दीप को प्रज्वलित करना कुछ और नहीं, समाज के साथ साथ शिष्य को भी भय मुक्त करना है। गुरु का बुनियादी दायित्व आज के दिन चूंकि पवित्र गुरुओं का स्मरण का अवसर है, इस नाते हम ये कह सकते हैं कि गुरु का जो बुनियादी दायित्व है वह भय मुक्ति समाज की निर्मित है। रविदास का ये पद है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुरु प्रसादी भई अन भय मति, विष अमृत सम ध्यावेगा, कही रविदास मेटि आपा पद, तब वह ठौर ही पावेगा। तो तब वह ठौर ही पावेगा, कह रविदास मेटि आपा पद। कहते हैं कि रविदास कहते हैं कि अहंकार को, अपने संकीर्णता को, अपनी जटिलता को जब मिटा देगा शिष्य, तभी वह ठौर पाएगा, गुरु का आशीर्वाद पाएगा। अहंकार का मिटना न केवल गुरु के लिए ही जरूरी है बल्कि शिष्य के लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो गुरु है वह कभी शिष्य था, आज जो शिष्य है वह कभी गुरु होगा। तो गुरु शिष्य की ये जो परंपरा है यह बहुत ही अक्षुण्य है, बड़ी ही पवित्र परंपरा है, और यह असल में यही दृष्टि इसका अंतर्दृष्टि से जोड़ने का विधान भी बनता है। तुलसीदास को देखें, उस क्रम में उनकी प्रसिद्ध चौपाई ही है, बल्कि रामचरितमानस की
जो छात्र यहाँ पर जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं जानते, उन्हें जानना चाहिए कि रामचरितमानस की पहली चौपाई कौन सी है। पहली चौपाई में ही रामचरितमानस के तुलसीदास कहते हैं, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब ये जो चौपाई है, इसको बहुत उद्धृत किया जाता है, बहुउद्धृत चौपाई है, लेकिन इसमें देखें कि गुरु के पद के प्रति अनुराग और समर्पण की बात तो की गई है, लेकिन कैसा पद चाहिए, वह पद कैसा होना चाहिए, 3 विशेषताओं की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है, जो बहुत ही शाश्वत है और आज भी 2020 में भी वे उतनी ही प्रासंगिक हैं। सुरुचि माने गुरु को रुचि संपन्न होना चाहिए, रुचि के विस्तार में सहायक होना चाहिए, उसे कुरुचिपूर्ण कृत्य से अपने को दूर रखना चाहिए। तो सुरुचि सुवास माने सुवासित होना चाहिए, अर्थात रंग नहीं, गुरु को सुगंध युक्त होना चाहिए। वो जहां पर उपस्थित हो, उसकी उपस्थिति मात्र से ज्ञान की सुगंध मिले। तीसरा उन्होंने सरस रोचकता की बात कही है। गुरु की वाणी में, उसके आचरण में, उसके संप्रेषण में सरसता होनी चाहिए, क्योंकि रुक्षता अगर गुरु में आ गई तो वह शिष्य को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता। तो आज के ये कुछ समय तक मैं ये बातें इसलिए करूंगा कि आज गौरी पूर्णिमा है, और फिर वहां से आगे बढ़ करके मैं क्षीर सागर की नींद नामक कविता संग्रह पर आऊंगा, फिर उस पर कुछ बातचीत करूंगा, फिर कुछ कविताओं का पाठ करूंगा। तो ये मेरी योजना है। तो इस रूप में आप देखें कि जो गुरु की रुचि है, उसमें भय मुक्ति, रुचि परिष्कार और विवेक की जागृति, यानी भय मुक्ति, रुचि परिष्कार और विवेक की जागृति, इन तीनों के सम्मिलित योग से गुरु की महत्ता होती है, और तब शिष्य के भीतर गुरु के प्रति आसक्ति जागृत होती है, और वही शिष्य भविष्य में गुरु की भूमिका में होता है, और इस कारण से यह जो पूरी परंपरा है वह विकसित होती रहती है। अब ऐसे में जहां पर इतनी सारी चीजें हैं कि भय मुक्ति, विवेक की जागृति, गुरु की विशेषताएं होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई गुरुजन, किसी भी युग के, किसी भी समाज के गुरुजन सब कुछ छोड़ छाड़ करके अगर सत्ता के धंधे में फंस जाए और सत्ता की चापलूसी करने लगे, तो शिष्यों को कोई रास्ता नहीं सोचता, और ऐसे ही समाज में शिष्यों के भीतर आकारण की आक्रामकता जन्म लेती है। यानी गुरु अगर अपने दायित्व से भटकेगा, जिस समाज में, जिस संस्कृति में ये सदियों का इतिहास रहा है, और आज भी 2020 में विश्वविद्यालय की संस्थाओं में, कहीं भी आप देखें शिक्षण संस्थाओं में, अगर गुरुओं ने अपने मार्ग से खुद को भटकाया, तो उस परिवेश में उपस्थित जो भी शिष्य समुदाय होता है वो कहीं भी भटकाव का शिकार होता है, और उसकी अकारण की जो आक्रामकता है उसके पीछे कहीं न कहीं गुरुओं का धंधेबाज होना है। और यही कारण है कि जिस समाज में गुरु की सृजनात्मकता का आधार खिसक जाता है, वहां के शिष्य भी आक्रामक हो जाते हैं, और जब ऐसे शिष्यों की प्रतिभा को उचित दिशा नहीं मिलती, तब वे बहुत ही उद्धत हो जाते हैं। और आप इसे गुरुओं के संदर्भ से ही नहीं, बल्कि आप समाज में बढ़ती हुई आक्रामकता के दायरे में भी आज इसे देख और समझ सकते हैं। अब प्रसंगवश मैं यहाँ बताऊं कि इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए हिंदी के बड़े ही ख्यात कवि विजय देवनारायण शाही की एक कविता मुझे याद आती है। ये वही विजय देवनारायण शाही हैं जो तीसरा सप्तक के कवि हैं, और जिन्होंने गुरु कबीर के नाम पर एक कविता भी, बहुत सुंदर कविता लिखी है। जरा शिष्यों को संबोधित करते हुए जरा देखिए कितनी रचनात्मक कविता वो लिखते हैं, और कितने स्वाभिमान से जुड़ी हुई एक विनम्र कविता है। उसमें विनम्रता भी है, दिशा भी है, और स्वाभिमान भी है, और शिला धर्मा गुरुओं से बचने की सलाहियत भी है इनकी इस कविता में। ओ हिमालय के उगते शिखर, ओ हिमालय के उगते शिखर, है कसम तुम्हें इन ध्वस्त विंध्यमालाओं की, मत शीश झुकाना तुम अपना,
चिर विनत तुम्हारा मस्तक यूं ही झुका छोड़, ये गुरुवर वापस नहीं लौट फिर आएंगे। तो ये कहीं न कहीं है कि चिर विनत तुम्हारा मस्तक यूं ही झुका छोड़, ये गुरुवर वापस नहीं लौट फिर आएंगे। यह वह ध्वनि है जो एक गुरु शिष्य के परस्पर के संघर्ष में शिष्य को आगाह भी कर रहा है और उसे ठोक पीट करके दिशा देने की कोशिश भी कर रहा है कि कहीं न कहीं सवाल यह है कि शिष्य गुरु के संबंध पवित्र तो होते हैं, लेकिन अगर आप चुनते हैं, सवाल है कि शिष्य गुरु की खोज नहीं करता। हर शिष्य को अपने गुरु की परंपरा को अर्जित करना पड़ता है। अगर वो खोजेगा तो जिंदगी में भटका रहेगा। वो कैसे अर्जित करता है, यह उसका इतिहास बोध, उसका व्यक्तित्व और उसका जो चरित्र होता है वह तय करता है। तो ये जो खोज और अर्जित करने की बात है, उस पर कुछ बातें हैं। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें तो आप देखेंगे कि ये जो गुरु शब्द है ये इतना विराट है, और मैं निजी तौर पर साहित्य में शब्द को ही गुरु मानता हूँ, क्योंकि शब्द की तरह गुरु की यात्रा भी भीतर से बाहर की ओर होती है। तो जैसे गुरु अंधकार से प्रकाश की यात्रा करता है, वैसे ही शब्द भी अंधकार से प्रकाश की यात्रा करते हैं। कविता में भी जब शब्द की बात आती है और जब आप कवि कर्म से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे में शब्द और गुरु दोनों ही उपासना की अपेक्षा करते हैं। जैसे गुरु उपासना की अपेक्षा करता है, गुरु सानिध्य की अपेक्षा करता है, वैसे शब्द भी उपासना की, प्रार्थना की और सानिध्य की अपेक्षा करते हैं। भामा 6वीं शताब्दी में काव्यालंकार लिखने वाले भामा की बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, शब्दाभिधेये विज्ञाये कृत्वा तद्विदुपासनाम विलोक्यन्यो निबंधाश्च कृत्वा काव्य क्रियादर। वो कहते हैं कि शब्दाभिधेये विज्ञाये कृत्वा तद्विदुपासनाम, कहते हैं शब्द और उसके अर्थ को ठीक से समझकर, यह तो कोई नई बात नहीं है, जो नई बात कहते हैं भामा वो ये कहते हैं कृत्वा तद्विदुपासनाम, उसकी ठीक से उपासना करनी चाहिए। तो ये जो शब्द की उपासना वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम आप अपने गुरु की उपासना करते हैं, अपने गुरु ज्ञान रूपी गुरु की उपासना करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जो शब्द की साधना का जो मतलब होता है वह बहुत महत्वपूर्ण है कि शब्द की साधना जब करते हैं उसका क्या आशय है। असल में शब्द की साधना का मतलब अर्थ का संरक्षण नहीं है, अर्थ से मुक्ति है जिससे नवोन्मेष संभव होता है। एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि शब्द की साधना का मतलब अर्थ का संरक्षण नहीं, अर्थ से मुक्त है और नवोन्मेष से जुड़ना है। और जब मैं अर्थ से मुक्त की बात कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि शब्दों को नए अर्थ से जोड़ने की कोशिश से ही है, उसको नए औचित्य विधान से जोड़ने की कोशिश ही है। और यही जो मुक्ति की जो साधना होती है, आप देखेंगे कि 20वीं सदी के प्रख्यात समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल में किस तरह से प्रकट होकर के यह बात कहने के लिए उन्हें विवश करती है कि कविता मुक्ति की साधना का विधान करने वाली वाणी ही है। तो कविता मुक्ति की साधना की विधान करने वाली वाणी है। यह मुक्ति कविता के अर्थ में शुक्ल जी कह रहे हैं, लेकिन परंपरा ने, हमारे शास्त्र ने और लोक ने गुरु और शब्द के माध्यम से भी यह बातें कहने की कोशिश की है। अब आज जैसा मैंने कहा प्रसंग बस एक कुछ संयोग से कुछ अधिक अच्छा दिन आज है कि गुरु पूर्णिमा है, और इस अवसर पर मैं अपने महाकवि व्यास को भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि व्यास जी की जो महाभारत के रचनाकार हैं उनके स्मृति में ही यह व्यास पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का दिन का शुभ दिन मनाया जाता है, शुभ अवसर है ये। बहुत लोग हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, महाभारत की चर्चा करते हैं, रामचरितमानस की चर्चा करते हैं, रामायण की चर्चा करते हैं, वाल्मीकि, ये सब चर्चाएं हम लोग करते रहते हैं। लेकिन मेरे लिए अगर रामायण और वाल्मीकि और व्यास में चुनने की बात आती है तो मुझे जो व्यास का जो महाभारत है वह बहुत ही प्रेरक ग्रंथ लगता है। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इनकी जैसी सहजीवी कृति दुनिया में शायद ही कोई और हो।
और जब मैं सहजीवी कृति की बात कहता हूं तो उसका सिर्फ आशय यह है कि रोजमर्रा के जीवन के अनुभव, समाज, परिवार और देश से लेकर के जो कुछ चरित्रों में उठापटक है, उसके बहुत सारी सांस्कृतिक झांकी, उसके दर्शन महाभारत में दिखाई देते हैं। इसी नाते जो इसके व्यास के बारे में कहा गया है, व्यास गुरु के बारे में कहा गया, जिनके नाम से आज व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, कि कहा गया कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी व्यास से निकल करके ही जगत में जो कुछ है वह बचा है। अर्थात व्यास न होते तो जगत में, इस संसार में कुछ और न होता। इन्हीं की जो महान कृत महाभारत है उसके बारे में भी कहा जाता है कि यन्न भारते तन्न भारते, वही भारत में है, वही इस दुनिया में है। इसका बहुत एक रोचक पंक्ति है, यदि इहास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तद क्वचित। यदि इहास्ति तदन्यत्र, जो यहां है वही अन्यत्र है। यदि इहास्ति तदन्यत्र, जो यहां है वही अन्यत्र भी है। यन्ने हास्ति, जो यहां नहीं है, न तद क्वचित, वह कहीं नहीं है। तो उस महाभारत के रचयिता व्यास, गुरु व्यास की स्मृति में आज हम आपसे अपनी कुछ संवेदनाओं को, अपने कुछ बातों को साझा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही दिव्य और एक महान अवसर है कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बातें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। इसी नाते कहा गया है कि जो भगवान व्यास हैं वो अपने व्यक्तिगत विराटता में, व्यक्तित्व की विराटता में साक्षात गुरु हैं। भागवत पुराण के आखिरी 12वें स्कंद में कहा ही गया है कि अन्य पुराणों की शोभा तभी तक होती है जब तक भागवत पुराण वहां पर नहीं, यानी जहां भागवत पुराण भी रखा हो। यानी अन्य पुराणों के, अन्य ग्रंथों की शोभा तभी होती है जब वहां पर भागवत नामक ग्रंथ भी रखा हो। इसी के साथ यह भी याद दिलाने की जरूरत है कि आज भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का भी दिन है और भगवान बुद्ध ने उसी काशी में आज के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, जहां से मैं लाइव होकर के, जिस काशी से लाइव होकर के आप सबसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान बुद्ध के इस क्रम में, यानी जो व्यास की परंपरा से अगर आप कहें, यानी व्यास की बात अगर देखें तो भगवान बुद्ध के जो दर्शन में जो दो प्रमुख बातें होती हैं, वो एक तो ये है जो भूभिक्षुओं से कहा था कि देह दंड से दूर रहना और काम वासना से भी अपने को बचाए रखना। देह दंड से दूर रहना और काम वासना को बचाए रखने की कोशिश करना। यहाँ प्रसंग बस मैं बता दूं कि जो नई पीढ़ी के छात्र यहाँ पर सुन रहे होंगे, अगर बुद्ध के दर्शन पर आपको पढ़ना है तो आचार्य नरेंद्र देव की बहुत ही प्रसिद्ध कृति और जो सहज उपलब्ध है, मोतीलाल बनारसी ने छापा है, बौद्ध धर्म दर्शन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें आपको बहुत डिटेल्स में सारी जानकारियां आसानी से मिल जाएंगी। और रोचक बात यह है कि आचार्य नरेंद्र देव की कृति बौद्ध धर्म दर्शन की भूमिका प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी है और बहुत ही शानदार भूमिका लिखी है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने, वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ समय तक शिक्षक रहे और फिर यहाँ से वो पटना चले गए। तो मुझे ये जो हम कह रहे थे कि जो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से को जो संदेश दिया था कि देह दंड से दूर रहना, काम वासना से भी अपने को बचाए रखने की कोशिश करना, उसमें मुझे अपने काम की बात देह दंड लगती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के गुरु जब ज्ञान दंड देने की बजाय देह दंड देने लगता है तब वह गुरु न होकर गर हो जाता है, माने गले लटकने वाला हो जाता है। इसलिए नई पीढ़ी को यह भी समझने की जरूरत है कि कोई गुरु गुरु है या फिर वह गर की भूमिका में आ गया है, क्योंकि यह प्रवृत्ति बहुत ही खतरनाक है। और इसका भी संकेत भगवान बुद्ध ने दिया था कि इसको कैसे चीजों से बचने की हम कोशिश करें। तो उनका जो ये सूत्र है कि नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य, इसका मतलब यह है कि ज्ञान श्रावक
और प्रत्येक बुद्ध से होता हुआ सम्यक संबुद्ध तक की यात्रा करता है। यानी ज्ञान में श्रावक होता है, प्रत्येक बुद्ध होता है और उसका समापन सम्यक संबुद्ध से होता है। और यह जो सम्यक संबुद्ध होना ही असल में गुरु होना है और बुद्ध होना है। तो जो मैं निष्कर्ष में कहना चाहता था, इस सम्यक संबुद्ध का भी दिन आज है व्यास के स्मरण के साथ। और इस सम्यक संबुद्ध के साथ मैं एक बार पुनः यहाँ जुड़े हुए सभी मित्रों को, सभी वरिष्ठ जन को और अपने से कनिष्ठ सभी के प्रति अपने सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि सम्यक संबुद्ध की दिशा में हम सब मिल करके आगे बढ़ें, शायद संस्कृत का कुछ सुंदर निर्माण हो सके। अब आते हैं, जैसा कि कार्यक्रम पूर्व घोषित है कि कविता संग्रह क्षीर सागर में नींद पर कुछ बात करनी है और कुछ कविता पाठ करना है। कुछ कविताओं का पाठ मैं करूंगा और चूंकि कविता संग्रह मेरा है और यह कविता संग्रह दिल्ली के ही सेतु प्रकाशन से प्रकाशित है, क्षीर सागर में नींद, जाहिर सी बात है कि उन कविताओं की विशेषताओं पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या खामियां हैं, उन पर मैं भरसक बोलने, कुछ भी कहने से यहाँ बचूंगा, क्योंकि मेरा दायित्व तो नहीं है। वह पाठक उसको पढ़ रहे हैं, पाठक की संसद में है, वो अच्छा बुरा जो भी करना कविताओं के बारे में उसका निर्णय वे लेंगे। मैं क्षीर सागर में नींद को लेकर के केवल दो बात करूंगा। एक तो रचना प्रक्रिया कि क्षीर सागर में नींद के बनने की कथा क्या है, और वह कथा बड़ी रोचक है इस नाते कि उसमें कह सकते हैं कि काफी कुछ बदलते बनारस को देखने की कोशिश की गई है। तो उस रचना प्रक्रिया को बताने की मैं कोशिश करूंगा और उसके बाद फिर मैं इस संग्रह से कुछ उन कविताओं का पाठ करूंगा जिनका कि संबंध बनारस से है, जिनका संबंध की बदलते बनारस से है, और साथ साथ जो मैं और कविताएं जैसे पिता श्रृंखला पर लिखी कविताएं भी इस संग्रह में हैं, और कुछ कविताएं हैं जैसे कि मैं सिक्किम की यात्रा पर गया था तो दार्जिलिंग पर लिखी कविताएं इस संग्रह में हैं। ऐसे बहुत सारी इसके कविताएं हैं, खैर उस पर मैं थोड़ी बाद में आऊँगा। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह है कि क्षीर सागर में नींद का जो पहला नाम था वह यह नहीं था, वह था अब तक जो गहे। और अब तक जो गहे जो नाम है रखा था मैंने शुरू में, वह इसकी एक कविता लहर है जिसका मैं पाठ भी करूंगा। तो लहर के नामक कविता का एक वाक्य है जहां से अब तक जो गहे शीर्षक मैंने चुना था। असल में यह जो संग्रह था अब तक जो गहे नाम से, यानी जो अब क्षीर सागर में नींद के नाम से प्रकाशित है, यह 2018 के सितंबर में, तब वो भारतीय ज्ञानपीठ से आना था। और भारतीय ज्ञानपीठ के उन दिनों संपादक निदेशक हुआ करते थे मेरे मित्र और हिंदी के महत्वपूर्ण कवि और मेरे अग्रज कवि लीलाधर मंडलोई बनारस में आए थे और एक कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे केंद्र में आए थे। हमने उनसे चर्चा की, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, और फिर वो संग्रह मैंने अब तक जो गहे के नाम से बना करके ज्ञानपीठ को भेज दिया। कुछ ऐसा दुर्योग था कि वो प्रोसेस में था, तभी नवंबर के किसी तारीख को मंडलोई जी ज्ञानपीठ छोड़ दिए। जाहिर सी बात है कि मेरे सामने वो एक बड़ा संकट था, क्योंकि मेरे दो संग्रह तैयार थे। एक पहले से मैं एक अपने पुराने प्रकाशक को दे रखा था, और यह संग्रह दूसरा था जो कि अब तक वो गहे नाम से ज्ञानपीठ में था, और वहां पर आगे क्या होना था, छपेगा नहीं छपेगा, ज्ञानपीठ कभी ये पुस्तकें छापेगा नहीं छापेगा, उसका भविष्य कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी कविताएं लिखी जा रही थी। तभी एक दिन हिंदी के मशहूर युवा आलोचक अमिताभ राय का मार्च में फोन आया, मार्च 2019 पिछले साल फोन आया, बातचीत हुई और मैंने उनको बताया कि मेरे पास एक कविता संग्रह है और सेतु प्रकाशन से उसे प्रकाशित करना चाहते थे। लेकिन इस बीच हुआ ऐसा जो बताना चाहता हूं कि अक्टूबर 18 से लेकर के मार्च 19 के बीच में बनारस तेजी से बदल रहा था। जो असल में बताने का उद्देश्य ये है कि पिछले 6 महीने में, उन 6 महीनों में बनारस बहुत तेजी से बदल रहा था, और यहाँ का जो पक्का महल है, यहाँ का जो दृश्य है, वो बहुत तेजी से
एक तरह से कह सकते हैं कि अपने सांस्कृतिक कारणों से बदल रहा था। वैसे तो बदलते बनारस में आहट 2014 से मिलने लगी थी, जिसे गति मिली 2017 के बाद, जहां पर कि बहुत सारा विकास हो रहा था। एयरपोर्ट को लेकर के विकास की प्रक्रिया चल रही थी, रेलवे स्टेशन को नए तरीके से विकसित करने की बातें चल रही थी, सड़कें, सीवर, बिजली, इन सब पर बातचीत चल रही थी कि इसका विकास होगा। तभी पता नहीं क्या हुआ, किसकी वजह से ये घटना है नवंबर 2018 की। अचानक हुआ ऐसा कि सारा फोकस भगवान विश्वनाथ को मुक्त करने की योजना पर केंद्रित हो गया और काशी कॉरिडोर के नाम से विश्वनाथ धाम के निर्माण की प्रक्रिया पर पूरा बनारस के विकास का ध्यान केंद्रित हो गया। कहना यह चाहता हूं कि सफाई, बिजली व्यवस्था, घाट आदि की जो भी स्थितियां थीं वो अपनी जगह पर थीं और उन पर विकास की संभावनाएं थीं और एक बनारस के लोगों में उम्मीदें जगी हुई थी कि इन पर तेजी से काम होगा, जैसे कि घाटों का की सफाई, गंगा की सफाई, गंगा में जो बहुत सारे रेत के ढूह आए हैं उसका दबाव ये होता है कि गंगा घाट से सट जाती है बरसात में, यानी बरसात में, बाढ़ में पूरा पानी शहर की तरफ आ जाता है, क्योंकि उधर से शहर के उस पार, गंगा के उस पार का जो इलाका है, जो बनारस के भूगोल से परिचित होंगे, वहां रेत के ढूह आ जाते हैं। तो रेत निकालने पर कोई बातचीत नहीं हुई, किसी प्रकार के उस तरह के विकास की बातें नहीं हुई कि गंगा की गहराई को बढ़ा दिया जाए ताकि पानी, अगर बरसात का पानी आ रहा है तो पानी वहां रिटेन हो, पानी रुके। और उसका दबाव ये होता है कि पूरा के पूरा बरसात में पानी का दबाव शहर की ओर आ जाता था। तो एक लंबे पाथवे बनाने की योजना थी, करीब 10 किलोमीटर घाट को चौड़ा करने की, उसके बाद बांधों को उठाने की, ताकि गंगा का प्रवाह शहर की ओर न रहे। लेकिन इन सब विकास को अचानक रोक तो नहीं कहूंगा, एक अवरुद्ध करके सारा केंद्र में आ गया पक्का महाल और भगवान शिव के महाल मुक्ति की जो संकल्पनाएं शुरू हो गई। यह वही दौर था, नवंबर 2018 से लेकर के मार्च 2019 के बीच का दौर था, जिसमें मैं कविताओं इन बनारस शहर को काफी नजदीक से देख रहा था और साथ साथ कविताएं भी लिख रहा था और शहर को, बदलते शहर को समझने की कोशिश कर रहा था। अब विश्वनाथ मंदिर के आसपास का जो पक्का महल था, चूंकि वहां मेरी रिश्तेदारी नहीं थी, तो मुझे बार बार, मैं काफी दिनों से वहां आता जाता रहा, उन गलियों में जाता रहा जिन गलियों में निश्चित रूप से कि जेसीबी तो छोड़िए, एक मोटरसाइकिल, स्कूटर से भी जाना मुश्किल होता था, ये अलग बात है। लेकिन पक्का महल जब टूटा तो पक्का महल टूटने के बाद के साथ यह भी तय है कि एक तरह की तमाम लोगों की सहमत भी रही, उसको कोई नकार नहीं सकता, तमाम लोगों की सहमति नहीं थी। इतना ही नहीं, जो 1990 के बाद की पीढ़ी आई थी वो साकार हो रही थी, साकार का मतलब कार्ययुक्त हो रही थी, और साकार के लिए वहां पर जगह नहीं थी, तो उसके लिए बार बार बाहर आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद पक्का महल की उन गलियों में सैकड़ों परिवार थे जो कि वहां पर रहना चाहते थे और काशी की सांस्कृतिक निजता, काशी की सांस्कृतिक विरासत को लेते हुए वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसके साथ साथ बहुत गरीब परिवार के लोग थे जो महाश्मशान बगल में मणिकर्णिका था, उस महाश्मशान से जुड़ करके जो लोग भी आते थे या कि, तो वो घरों में सामान बना करके उसको बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। और ऐसे की संख्या हजारों में थी, कोई सैकड़ों में, हजारों में ऐसे लोगों की संख्या थी जो वहां पर जीवन का भरपूर आनंद लेते हुए जीविकोपार्जन भी कर रहे थे। लेकिन उनकी सहमति का कोई मतलब नहीं था। कुछ विशिष्ट लोगों की सहमति ली गई, पक्का महल के मुख्य गलियों को तोड़ दिया गया। जाहिर सी बात है कि उस तोड़ने की प्रक्रिया में स्थिति यह हुई कि जो रजामंद नहीं थे, जो सहमत नहीं थे, उनको भी मजबूरन सहमति देनी पड़ी, क्योंकि यह बहुत मानी बात है कि आप अगर किसी के दरवाजे पर, किसी के गली में जाकर के आप जो भी कूड़ा होगा, जो मलबा होगा उसको पटक देंगे तो उसके सामने रास्ता क्या रहेगा। बिजली के खंभे, उसी पक्का महल में अंडरग्राउंड बिजली की वायरिंग हुई थी, कुछ समय पहले उस काल में हुई थी। एक तरह से जो भी अपने सीमित संसाधनों में पक्का महल था वो विकसित हो रहा था, लेकिन अचानक उसके तोड़ने की प्रक्रिया से लोगों ने जोड़ लिया और परिणाम ये रहा कि सहमत असहमत की कोई बात नहीं रह गई। अब यही
क्षीर सागर में नींद नामक कविता संग्रह के बनने की प्रक्रिया है, क्योंकि यह वही दौर था नवंबर 18 से लेकर के मार्च 19 के बीच में, जब मेरा लगभग प्रतिदिन उस क्षेत्र में आना जाना होता रहा। और उस आने जाने में मैं कभी अकेले नहीं गया, अपने छात्रों के समूह के साथ गया हूं। और वे छात्र वहां जाकर के हमारे साथ रहते थे। हम लोग उनकी तस्वीरें लेते थे, उन पर चर्चाएं करते थे। हम अपने साथ अपने छात्रों की रुचि और उनकी पसंद को समझते थे कि वो क्या चाहते हैं, उनके मानस को समझने की कोशिश करते थे। मैं यहाँ पर इसलिए कह सकता हूँ कि जो काशी की जो अंतर्निहित यात्रा थी मेरी, बल्कि हमारे कुछ शिष्य मजाक में कहा भी करते थे कि जब उन्हें कविता की ज़रूरत होती है तो वह पक्का महाल और गंगा घाट की ओर चले जाते हैं। मुझे स्वीकार है, उसे कविता की ज़रूरत से नहीं देखना चाहिए, उसे उबने के तरीके से देखना चाहिए कि जब मैं कभी उबता हूँ, आज भी छात्र रहे या न रहे, मैं अकेले घाट की ओर चला जाता हूँ। निश्चित रूप से मेरे निर्माण में बनारस के काशी की भूमिका के साथ साथ घाट और यहाँ की रेत की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। और मैंने बहुत सारी कविताओं में यहाँ के घाट, काशी की संस्कृति, यहाँ की रेत को देखा है। रेत में आकृतियों नाम से तो पूरा संग्रह ही मेरा भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है 2012 में, जो केवल रेत नदी के आंतरिक संबंधों को लेकर के ही लिखा गया है। तो कह रहा था कि जो हमारे छात्र थे, और वह अब 2 साल हो गया है, उसमें से कई छात्र बाहर जा चुके हैं, लेकिन आज चूंकि गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे यह बात करते समय खुशी हो रही है कि कहीं की उनकी चेतना के निर्माण में मैंने थोड़ा बहुत योगदान तो किया ही है। जो प्रमुख रूप से जो छात्र हमारे साथ रहते थे, जो जाते थे, नियमित जाते थे और बातें करते थे, गप्पे मारते थे, और हम लोग कविताओं पर चर्चाएं करते थे, उसमें अमर बहादुर सिंह, शिव कुमार यादव, अमरजीत राम, जगन्नाथ दुबे, अनिल सूर्यधर, भीम कन्नौजिया, राकेश पांडे, दिवाकर तिवारी और आर्यपुत्र दीपक, ये सब के सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं। और इनमें से कई अपना अपना रास्ता चुन चुके हैं। शिव कुमार यादव इन दिनों इलाहाबाद में हैं, विश्वविद्यालय में हैं। अमरजीत राम हिंदी कविता में तेजी से उभरता हुआ नाम है, और मैं मजाक में कहता हूं कि लॉकडाउन में सबसे अधिक वो अनलॉक हुए हैं। अमर बहादुर झारखंड की यात्रा में हैं, वो झारखंड में रहते हैं और हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा गद्य लिखते हैं। और अनिल सूर्यधर वे कठिन संघर्ष करते हुए नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर हैं। यहाँ रहे में जो जगन्नाथ दुबे हैं, उनकी आलोचकीय क्षमता से मैं बहुत आश्वस्त हूँ। और खास करके बनारस में जो नई पीढ़ी विकसित हो रही है साहित्य में, वह इनके गहरे संपर्क में है, और इनसे एक तरह की उम्मीद भी हम सबको जगती है। इसके साथ साथ बहुत जो छात्र हैं वो अपने मार्ग पर निकल रहे हैं, कुछ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ आगे विकसित होंगे, ये सब तो आगे की चीजें हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक नाम लेना चाहता हूं। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेश प्रताप जी, जिनके बगैर पक्का महाल को और क्षीर सागर की कविताएं संभव नहीं थी। सुरेश प्रताप जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार पक्का महाल, टूटते हुए पक्का महाल पर लिखते रहे हैं। और उनके साथ साथ भी मैंने ललिता घाट, जलाशयनी घाट और मणिकर्णिका घाट की अनेक बार यात्राएं की हैं। और इन यात्राओं में कई बार काशी के भूगोल से मेरा परिचय हुआ है बरास्ते सुरेश प्रताप जी। अगर वो सुन रहे होंगे तो मैं उनका यहाँ अभिवादन करता हूँ, क्योंकि वह बनारस के विरल पत्रकारों में है जो आज भी, आज के दिन भी उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखी है टूटते हुए पक्का महाल पर और बदलते हुए बनारस पर। मजाक में वे पक्कापा कहते हैं उसको, मजाक में इस पूरे विकास की प्रक्रिया को पक्कापा कहते हैं। तो सहमति असहमति अपनी जगह पर है, लेकिन रचनाकार का अपना एक पक्ष हुआ करता है। और जाहिर सी बात है, जो उसे बुरा लगता है वह कहता है, वह लिखता है, और उसे लिखना चाहिए, लिखने की कोशिश करना चाहिए। अब इसके साथ ही इस पूरे जो कविताओं के, क्षीर सागर नीति कविताओं के निर्माण में जो एक और आदमी की भूमिका है, वह है
काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के ही मेरे मित्र और यहाँ के प्रसिद्ध न्यूरो चिकित्सक हैं प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी, जो आभासिक दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट विश्वविद्यालय के मानद कुलपति हैं और जिनके संरक्षक भगवान विश्वनाथ हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर विजयनाथ मिश्र न होते तो मैं काशी घाट वाक से न जुड़ता, उस विश्वविद्यालय से न जुड़ता, और खास करके जो कुछ बनारस का जो हेरिटेज था उससे मेरा परिचय न होता। इसलिए इतिहास, भूगोल और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की बदलती स्थितियों से जितना कुछ मैं परिचय पा सका, उसके पीछे इन विजयनाथ मिश्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज भी वे 5 किलोमीटर का घाट वाक करते हैं, रेत वाक करते हैं, और एक बीच में मुझे लॉकडाउन के बीच उनके साथ गंगा में बोटिंग, नाव चलाने का भी संयोग मिला है। और ये उन्हीं की देन रही कि मैं रेत छोड़ करके घाट पकड़ लिया और घाट की तरफ आ गया। तो इस तरह से इस पार घाट, उस पार रेत, बीच में गंगा का प्रवाह है। यह मेरी पूरी मानसिकता को, यह जो पूरा के पूरी मेरे मानस को, मेरे कवि मानस को बनाने में इसकी एक इन सब पृष्ठभूमि की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक बात और तो ये क्षीरसागर में नींद की जो मैंने कहा कि जो आपकी प्रस्तावना थी कि जो पृष्ठभूमि इस किताब की, इसमें से ज्यादातर कविताएं बनारस पर केंद्रित हैं और इन्हीं पृष्ठभूमि पर केंद्रित हैं। किसी न किसी रूप में बनारस उसमें उपस्थित जरूर होता है। अब इसके साथ एक बात और कि जो समर्पण इस पुस्तक का है वह हिंदी के प्रख्यात कवि ज्ञानेंद्र पति को है। आप सब जानते हैं कि ज्ञानेंद्र पति के बगैर न तो बनारस का भूगोल और न तो हिंदी कविता का इतिहास समझा जा सकता है।